बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेटा, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर राव वकील। हम आज चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो आज तक छोटी क्लासेस में आपने जो है ऐसे रिएक्शंस पढ़े हैं जिनके अंदर आप देखते हैं कि एक दो रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं और दरमियान में एक सिंगल एरो है और आगे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। लेकिन अब आप ये बात जानेंगे कि ऐसे ही नहीं होते। रिएक्शन दो तरह के होते हैं। जिनके अंदर सिंगल एरो होता है उनको हम जो है इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं, और जिनमें दो एरो होते हैं यानी डबल एरो होता है उनको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। तो बहरहाल चाहे रिएक्शन इरिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो, उसमें दो चीज़ें जो है हम सबसे पहले जानते हैं, और वो हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो जो चीज़ें एरो से पहले लिखी होती हैं, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंसेस कंबाइन कर रहे होते हैं, उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और उनको हमेशा एरो से पहले लिखा जाता है। इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से करते हैं, द सब्सटेंसेस फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और दूसरी बात कि रिएक्शन के दौरान जो कुछ बनता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एरो से हमने इनको पहले लिखा है। तो ये दोनों जो हैं ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कंबाइन कर रहे हैं, इनको हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। और एरो के आगे हमने लिखा है H2O, ये ड्यूरिंग द रिएक्शन जो है वो बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो इस तरह से रिएक्शन के दो हिस्से हो जाते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो रिएक्शन जैसे मैंने पहले भी कहा दो किस्म के होते हैं। पहली किस्म जैसे यही रिएक्शन आपके सामने है जिसके अंदर सिंगल एरो लगा हुआ है, ऐसे रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन हम इस तरह से करते हैं, द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। यानी ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर बनने वाला प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील नहीं होता, सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होता है, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील नहीं होता, ऐसे रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। इन रिएक्शंस की फिर आगे जो है वो प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं। यानी इसमें जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो तो हम कह देते हैं डिफाइन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है शॉर्ट आपका वो होता है डिफाइन इरिवर्सिबल रिएक्शंस, गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनके हमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद करने होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो ये है कि दीज रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सिंगल एरो मौजूद हो, ऐसे रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इनकी ये होती है कि ऐसे रिएक्शंस को हम मुकम्मल रिएक्शन समझते हैं, यानी दे आर सपोज टू बी कंप्लीट। यानी ऐसे रिएक्शंस को हम कंप्लीट रिएक्शन समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितने रिएक्टेंट्स हमने कंबाइन किए थे वो सारे के सारे कंबाइन होकर प्रोडक्ट में तब्दील हो गए। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं कंप्लीट रिएक्शन। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनकी है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस, they are represented by a single arrow between reactants and products, और they are supposed to complete। रिएक्शंस की दूसरी किस्म जैसे मैंने आपको बताया वो है रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। उनके अंदर जो है वो रिएक्टेंट्स पहले प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं, फिर जैसे ही प्रोडक्ट वजूद में आते हैं प्रोडक्ट दोबारा से कंबाइन करके रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो इनको हम डिफाइन करते हैं कि दीज आर द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। कि ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें प्रोडक्ट जो है जैसे ही वजूद में आते हैं दोबारा जो है आपस में कंबाइन करके रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं। तो बेटा जैसे मैंने पहले बताया ये रिएक्शंस मुकम्मल नहीं होते, बड़ी तेज़ी से रिएक्शन शुरू होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होना शुरू होते हैं, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट वजूद में आता है प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील होना शुरू हो जाता है। तो जो इनमें फिर रिएक्शन के दो हिस्से हो जाते हैं। पहला हिस्सा जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे होते हैं उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज़ी से शुरू होता है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बनता है प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टर में तब्दील होना शुरू हो जाता है, इसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन।
यानी रिवर्सिबल रिएक्शन के भी दो हिस्से हो जाते हैं, फॉरवर्ड जिसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होता है, और दूसरा होता है रिवर्स जिसके अंदर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील होता है। तो ऐसे रिएक्शन जो है बड़े, उनमें रिएक्टेंट तेज़ी से प्रोडक्ट में तब्दील होना शुरू होते हैं, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बनता है दोबारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील होना शुरू होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन होने लग जाता है और रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्पीड अप होने लग जाता है। फिर एक ऐसा वक्त आता है जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है और इस स्टेज को हम जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट कहा करते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर बेटा आपका तीसरा क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन इरिवर्सिबल रिएक्शन, गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। फिर इनकी हम कैरेक्टरिस्टिक की हेडिंग लिखते हैं और उसके बाद हम बताते हैं कि दीज रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और दूसरा इनका जो कैरेक्टर हो जाता है कि दीज रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन, और तीसरी बात ये होती है कि दीज रिएक्शन मूव इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स। तो लिहाजा इससे हमें पता चला कि इरिवर्सिबल रिएक्शन के दो हिस्से होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स। आइए मैं आपको ये बात समझाता हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक रिएक्शन है जिसके अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन कर रहे हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो बन रहा है। इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज हो रहा है और हाइड्रोजन और आयोडीन बन रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे होंगे उनको हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, और ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में तब्दील हो रहा होगा उसको हम कहेंगे रिवर्स रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शंस जो दो तरफ चल सकें, यानी दोनों तरह से हो सकें कि रिएक्टेंट से स्टार्ट करें तब भी इक्विलिब्रियम आ जाए और प्रोडक्ट से स्टार्ट करें तब भी जो है वो आखिर में इक्विलिब्रियम आ जाए, तो ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहा करते हैं। तो फाइनली हम इस रिएक्शन को जो है वो इस तरह से लिख देते हैं कि H2 + I2 रिवर्सिबल एरो और 2HI, जिसका ये मतलब होता है कि आप हाइड्रोजन आयोडीन को मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा और इक्विलिब्रियम आ जाएगा एक स्टेज पे जाकर। आप हाइड्रोजन आयोडाइड से स्टार्ट करें रिएक्शन तो हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो बनते हैं, यानी आयोडीन वेपर्स का कलर जो है वो पर्पल होता है। तो पहले रिएक्शन के दौरान उनका कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि आयोडीन रिएक्ट कर गया है। और जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन शुरू करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड खुद कलरलेस होता है। रिएक्शन के दौरान इस जो है आयोडीन जब बनता है तो पर्पल कलर अपीयर होता है। तो बहरहाल तो ऐसे रिएक्शन जो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरफ चल सकें उनको हम फाइनली डबल एरो लगाकर शो करते हैं और इन्हें इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम अगर हीट करें तो ये डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये हीटिंग का प्रोसेस अगर हम किसी ओपन फ्लास्क में करें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ड्यूरिंग द रिएक्शन एस्केप कर जाता है। लिहाजा ये रिएक्शन जो है इसमें फ्लास्क के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड बच जाएगा, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि एस्केप कर जाएगा तो ये रिएक्शन फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्ट जो है उनको दोबारा मिलने का चांस नहीं है। दूसरी सूरत ये है कि अगर हम इसी प्रोसेस को किसी क्लोज फ्लास्क के अंदर करते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड राइज करेगी ऊपर, लेकिन चूँकि ऊपर से फ्लास्क क्लोज होगा लिहाजा वहाँ से एस्केप नहीं कर पाएगी, वो इसी के अंदर ही रहेगी। तो दोनों प्रोडक्ट जब अंदर मौजूद होंगे तो वो दोबारा से कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाना शुरू कर देंगे। लिहाजा यहाँ भी हम कह सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो दो तरफ चल सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। लिहाजा इस रिएक्शन को भी हम फाइनली इरिवर्सिबल यानी जो है डबल एरो लगाकर लिख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान में डबल एरो लगा देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। फिर बेटा मैंने बताया कि ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं इनके अंदर बहुत तेज़ी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं और फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू होता है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बनता है प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील होना शुरू हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता
रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में तब्दील होने का अमल जिसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में तब्दील होने का अमल जिसे हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप होना शुरू हो जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब ये दोनों रेट्स बराबर हो जाते हैं, इस स्टेज को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। इसकी डेफिनेशन में हम यही बताते हैं कि द स्टेज एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स कांस्टेंट। तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट ये मेन एक कैटेगरी है बेटा। इसके आगे फिर दो कैटेगरीज हो जाती हैं, एक को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरी कैटेगरी को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है वो फिजिकल फिनोमिनन के अंदर जो है वो पॉसिबल है, केमिकल रिएक्शंस के अंदर ये मुमकिन नहीं है। तो हम ये कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम में इसकी डेफिनेशन कि द रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, और फिर इसके एग्जांपल में हम लिखते हैं अ बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रादर दैन फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट आर बैलेंस्ड। तो बिल्डिंग जिस शक्ल में वजूद में आ जाती है एक दफ़ा, तो आप उसको 100 साल के बाद भी देखें वो वैसी ही होती है। तो ये बात तो है, इसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये जो है इसमें जिस तरह से एक दफ़ा रिएक्शन हो गया वहीं पे स्टॉप हो जाता है, मज़ीद उसमें चेंज नहीं आता है। इसके दूसरी हालत जो है उसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस के दौरान मुमकिन है। जैसे हमने काफ़ी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। पहले फॉरवर्ड रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं, उसके बाद साथ ही साथ जो है वो रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाता है जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, और एक स्टेज ऐसी आती है जब दोनों रेट्स बराबर हो जाते हैं। लिहाजा हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को यूँ ही डिफाइन करते हैं कि द रिएक्शन इन विच रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, या द टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इन विच रिएक्शन डज नॉट स्टॉप बट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो इसको हम एक इक्वेशन से शो करते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है बेटा आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे जो है कॉल करके मुझे कांटेक्ट करके अपना प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।